नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे नीतीश कुमार के इस फार्मूले के बारे में। देश में इन दिनों विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री दिल्ली में नेताओं से मुलाकात कर रहे थे। इस मुलाकात के कई मायने और मतलब निकाले जा रहे हैं। यह विपक्षी एकता कितना सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस तरह के न जाने कितने कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन मीडिया में कई तरह की थ्योरियां भी चल रही है कि क्या नीतीश कुमार इस थ्योरी पर काम कर रहे हैं। दरअसल इन दिनों हर कोई इस बात का अंदाज़ा लगा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होगा। नीतीश कुमार के आगे आने से पीएम मोदी को नुकसान हो सकता है। खास करके बिहार की बात करें तो यहाँ बीजेपी परेशान जरूर है, क्योंकि नीतीश कुमार अब एनडीए का हिस्सा नहीं है। ऐसे में उन्हें एक साथी की ज़रूरत है जो कि बिहार के बड़े वोट बैंक को सीटों में बदल सके। ऐसे में बिहार में बीजेपी को ऐसे साथी की तलाश जरूर है। नीतीश कुमार की पिछले दिनों जिस तरह से विपक्ष के नेताओं से मुलाकात हुई है, उसके बाद से यही कहा जाने लगा है कि नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता को आगे बढ़ाने के लिए एक कदम मान लिया है, यानी कि अपना कदम जो है वो आगे बढ़ा चुके हैं। नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि देश में कई ऐसी विपक्षी पार्टियां हैं जो कि ना तो कांग्रेस को पसंद करती है और ना ही बीजेपी को। ऐसे में नीतीश कुमार इन पार्टियों को एक छाते के नीचे कैसे ला पाएगी, यह उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है। खास करके अगर हम बात करें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, या फिर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की, या फिर केसीआर की, ये वो नेता हैं जो कि कांग्रेस और बीजेपी का विरोध करते हैं। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि विपक्षी एकता को बनाने के लिए काम का बंटवारा किया गया है। कुछ पार्टियों के मामले में कहा गया है कि वो कांग्रेस के पास होगी, तो कुछ पार्टियों को मनाने का काम जो होगा वो नीतीश कुमार के पास होगा। ऐसे में अगर सभी तरह से संतुलन बन पाता है तो एक विपक्षी एकता बनती दिख रही है। देश के वर्तमान हालात को देखते हुए 1989 का चुनाव याद आ रहा है। इस चुनाव में एक रणनीति के तहत बीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने थे। दरअसल उस साल पूरे विपक्ष ने मिलकर देश के सभी लोकसभा सीटों पर वन सीट वन कैंडिडेट की थ्योरी पर काम किया था, जिसमें कि सभी विपक्ष ने मिलकर एक उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे थे। उस साल बीपी सिंह ने राजीव गांधी को करारी शिकस्त दी थी, यानी कि उन्हें जो है हार का सामना करना पड़ा था। और उस दौरान जो है बीपी सिंह ने एक राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना भी की थी। इस मोर्चे के नीचे ही थे जो कि जनता दल, तेलुगु देशम पार्टी, डीएमके, असम गण परिषद। इधर बीपी सिंह ने 1988 में जन मोर्चा, जनता पार्टी, लोक दल और कांग्रेस मिलाकर जनता दल की स्थापना की थी। इस चुनाव में जो परिणाम सामने आए थे वह चौंकाने वाले थे। इस विपक्षी पार्टी ने मिलकर कांग्रेस को सत्ता से गिरा दिया था। कांग्रेस बस 197 सीटों पर जीतने में सफल रही, जबकि जनता पार्टी 143 सीट जीतने के बाद दूसरे नंबर पर रही थी। तीसरे नंबर पर बीजेपी थी, जिसे कि 85 सीट मिली थी। वहीं सीपीआई को 33 सीटें मिली थी, एआईडीएमके को 11 और सीपीआई को 12 सीटें मिली थी। उस दौरान इस चुनाव के बारे में भारत ही नहीं विदेशों में चर्चा हुई थी, क्योंकि यह एक ऐसा विपक्ष था जिसमें समाजवादियों, वामपंथियों और दक्षिणपंथियों का अनोखा मिश्रण देखने को मिला। हालांकि बाद में बीजेपी ने राम मंदिर के मामले पर अपना हाथ पीछे खींच लिया, जिसके बाद चंद्रशेखर 60 से अधिक सांसदों के साथ मिलकर कांग्रेस के साथ सत्ता में चले गए और देश के प्रधानमंत्री बने। हालांकि वो भी बहुत दिनों तक प्रधानमंत्री नहीं रह पाए। ऐसे में अब देखना है कि नीतीश कुमार किस तरह की चाल चलते हैं और प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए किस किस तरह का जुगत लगाते हैं। ये एक थ्योरी है, यानी कि बीपी सिंह का जो थ्योरी है, इस थ्योरी के बारे में यह कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार इस थ्योरी पर काम कर सकते हैं। और उम्मीद की जाती है कि अगर इस थ्योरी पर काम करते हैं, कांग्रेस अगर इस पर सहमति बना पाती है, या फिर समाजवादियों का एक बड़ा धड़ा है जो कि कांग्रेस के साथ जाने से अब तक मना करता रहा है, अगर वो उसमें सहभागिता दिखाता है तो ये देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार इस थ्योरी पर काम कर पाते हैं या नहीं। तो ये था नीतीश कुमार के एक नई थ्योरी से जुड़ी हुई खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बन रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।